हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें हम बायोलॉजी की मैराथन्स को देखेंगे, जिसमें एक ही क्लास में हम कंप्लीट बायोलॉजी की एमसीक्यूज देखेंगे और टॉपिक वाइज करके देखेंगे। एक एक करके टॉपिक वाइज देखेंगे, जिससे हमें क्लियर भी होता रहेगा और ये एक वन शॉट ही रहेगा, जिसमें पूरी बायोलॉजी में रिविज़न करवाऊँगी। और आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैं इनमें इस वीडियो में सेलेक्ट मैंने किए हैं, वो सभी आपको एज इट इज़ आपके पेपर में मिलने वाले हैं। आप अगर इससे ही पढ़कर चलेंगे जाएंगे तो आपके पेपर में बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो कि पेपर में बनने की संभावना उनकी अधिक है, PYQ से कनेक्ट करके। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, और शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंडों को भी हेल्प, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी और उनको भी इसके बारे में पता होगा, वीडियो के बारे में कि मैराथन चल रही है, वो लोग इसे पढ़ लेंगे। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त से करवाइए, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो होंगी सब आपके पास पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें देख भी सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख को हमारा पेपर है, तो हमारे पास सिर्फ रिवीजन करने का टाइम है, तो आप उनकी स्पीड बढ़ाकर आप उनको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है सेल। सेल के बारे में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर रहने वाला है रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एक कोशिका से दूसरी कोशिका की उत्पत्ति होती है या दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, तो ये सिद्धांत जो दिया था वो बिरचो ने दिया था। इसका आंसर रहने वाला है बिरचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका जीवन की इकाई है। जो कोशिका होती है वो जीवन की इकाई है, ये शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वान थे। ये केवल अकेले ही नहीं थे, इनके साथी भी थे जो कि स्लाइडेन थे। स्लाइडेन व स्वान ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कोशिका जीवन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकावाद। आपने पिछला क्वेश्चन देखा कि जो बैक क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका जीवन की इकाई है, लेकिन वही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाता है कि कोशिकावाद जो है वो किसने प्रस्तुत किया? तो ये भी स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के की जो दूसरी कोशिका होती है वो उसके साथ किस संरचना के द्वारा संपर्क में रहता है? तो वो जो संरचना होती है वो हमारी प्लाज्मोडियम संरचना होती है, जिसके द्वारा वो एक कोशिका दूसरी कोशिका की कोशिका द्रव्य से कनेक्ट होता है। तो आंसर रहने वाला है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोम होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनके अंदर जीन होते हैं, उस जीनोम किसके बने हुए होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन रहित होते हैं। तो आंसर हिस्टोन प्रोटीन रहित होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन सहित डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया नामक संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त होती है? जो साइनोबैक्टीरिया वर्ड है ये कौन से जीवाणु या कौन से बैक्टीरिया, शैवाल या फिर वायरस, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो साइनोबैक्टीरिया जो वर्ड है ये नील हरित शैवालों के लिए प्रयुक्त होता है। ये इसका आंसर नील हरित शैवाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी? जो सबसे लंबी पादप कोशिका है वो कौन सी है? तो वो है हमारे रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? पारिगम में होती है, अर्ध पारिगम होती है, या फिर अपारिगम या विभेदित पारिगम? तो कैसी होती है? तो ये विभेदित पारिगम होगी, क्योंकि कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर चली जाती हैं, कोशिका भित्ति के रहते भी, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है पौधों को, तो वो अंदर चली जाते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है वो बाहर ही रहते हैं। तो ये विभेदित पारिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो बैक्टीरिया सेल वाल है वो किसकी बनी होती है? तो एन एसिटल ग्लूकोसामीन द्वारा, या फिर एन एसिटल मायार्मिक अम्ल द्वारा, या एक व दो दोनों के द्वारा, या फिर सेलुलोज द्वारा? तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो इन दोनों के द्वारा बनी होती है, जो कि हमारी एन एसिटल ग्लूकोसामीन है, एन एसिटल मायार्मिक अम्ल है। सेलुलोज की जो होती है, सेलुलोज द्वारा तो पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, जबकि यहाँ पर पूछा गया है जीवाणु की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। श्वसन, जिस भी कोशिकांग में श्वसन होता है तो वो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो कि श्वसन से संबंधित है? तो वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का केंद्र, नियंत्रण केंद्र होता है। जो कोशिका का नियंत्रण, कोशिका पर नियंत्रण रखने वाला जो होता है वो कौन सा कोशिकांग होता है? तो उसका आंसर रहने वाला है केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण कहाँ होता है या किस कोशिकांग में होता है? वो है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो उसका आंसर रहने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, जहाँ से एग्जामिनर अक्सर प्रश्न बनाता ही है। तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को भी अच्छे से पढ़िएगा। लैमिला कहाँ होती है? जो लैमिला नामक संरचना होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा कोशिकांग कहलाता है? जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है वो कौन सा कोशिकांग कहलाता है? तो वो हमारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में एकत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो हरित लवक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ये तीनों? तो ये तीनों कोशिकांग पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो थी वो डी डुवे ने की थी। और लाइसोसोम जो है इससे कोशिका का की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में अंगुली नुमा संरचना होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत इस तरह अंगुली नुमा संरचना होती है वो किस चीज़ की होती है? तो वो हमारी जो बनी हुई होती हैं वो क्रस्टी कहलाती हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है क्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर पाया जाता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के किस अंग में होती है? तो थाइलोकॉइड, स्ट्रोमा, लेमिला, मैट्रिक्स। तो इसमें से किस में होती है? तो ये जो चारों संरचनाएं इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ से नहीं कुछ पॉइंटों को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो कुछ पॉइंट हमारे रहेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। खोज जो है इसकी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि मृत कोशिका में की थी। जीवित कोशिका में पूछा जाएगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, और मृत में पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की 1670 में 1670 से 72 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने की थी। विश्व का जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, शायद आप लोग को दिखने में समस्या हो। तो यहाँ से देखते हैं। जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है, या जो कि नर में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे तेज़ी से विभाजन करने वाली जो कोशिका होती हैं वो लीवर हमारी होती हैं, जो सबसे तेज़ी से विभाजित करती हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट ये गलत लिखे हुए हैं, केवल लीवर होता है जो कि सबसे तेज़ी से इसमें विभाजन होता है। कि शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो लीवर होता है। लीवर का रंग जो होता है वो धूसर होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है एपिडर्मिस, जो कि त्वचा। सबसे बड़ा अंग एपिडर्मिस होता है। मानव शरीर की किस कोशिका में कम विभाजन? सबसे कम विभाजन जो होता है वो तंत्रिका कोशिका में होता है, जो कि न्यूरॉन्स होता है। और सबसे तेज़ी से विभाजन होता है वो लीवर में होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, सबसे छोटी शुक्राणु है, जो कि मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। लेकिन अगर विश्व में पूछी जाए तो सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। फिर अपने हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, अब देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन रहने वाला, कोशिका कला का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो कोशिका झिल्ली होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये जो होती है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये सेलेक्टिव चयनित प्रक्रिया होती है, वो झिल्ली होती है जो कि सेलेक्टिव होती है। जो पदार्थ उसके अंदर जाने चाहिए सिर्फ वही जाते हैं, जो नहीं जाने चाहिए वो नहीं जाते हैं। और जो इसका क्वेश्चन रहेगा कि इसका कार्य क्या है, तो कोशिका के अंदर बाहर जल और घुलनशील पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करना। मैंने कहा ना कि सिलेक्टिव है, तो सिलेक्टिव वो उन्हीं पदार्थों या घुलनशील पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करेगी, जो कि जाना चाहिए तो जाएगा, नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? जो जीवाणु कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्तिका निम्नलिखित में से किससे घिरी होती है? जो रिक्तिका होती है वो निम्न में से किससे घिरी होती है? तो जीवद्रव्य से, अंतःप्रद्रव्य जालिका से, या कोशिका भित्ति, या फिर टोनोप्लास्ट से। जो रिक्तिका जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल डबल मेम्ब्रेन संरचना है, जो कि टोनोप्लास्ट नामक संरचना से घिरी हुई होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है? डीएनए ऐसी कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं होता है? तो वो हमारी है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम में अपना डीएनए नहीं होता, जबकि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस, इन तीनों में अपना स्वयं का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? जो रॉबर्ट हुक महोदय हैं उन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? जो सौर ऊर्जा होती है वो प्लांटों में किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? तो वो ऑक्सीसोम के द्वारा ग्रहण की जाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका शब्द जो प्रतिपादित किया था वो हमारे रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने ही कोशिका की खोज भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किसमें पाया जाता है? जो ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वो किसमें पाया जाता है? तो वो क्रिस्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण, जो सबसे पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी उसका निर्माण किसने किया था? वो जैनसन तथा जैनसन, ये अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र कणिका कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? इसमें एटीपी उत्पन्न होती है, इसीलिए तो, क्योंकि एटीपी जो होती है वो ऊर्जा के रूप में होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एकत्रित होती है, तो इसमें एटीपी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित कोशिकांग होते हैं। जो श्वसन से संबंधित कोशिकांग होते हैं वो कौन से होते हैं? केंद्रक, रिक्तिका, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो श्वसन से संबंधित कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक उपस्थित होता है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है? तो लाल रक्त कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो हमारा रहने वाला यूकैरियोटिक। इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, जबकि आरबीसी, प्रोकैरियोटिक इनमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है? शुष्क बीज, सुप्त बीज, या फिर इन सभी में? तो सबसे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है अंकुरित बीजों में। जो कि बीज फूटने वाले होते हैं या उनमें पौधा बनने वाला होता है, तब उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो केवल कोशिका द्रव्य में होता है, या फिर कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक कला व फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम, या केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में होता है। तो जिसका आंसर रहने वाला है वो हमारा आंसर रहने वाला है, एक मिनट रहिए, तो इसका आंसर रहने वाला है केंद्रक कला व फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक पर या फिर अंतःप्रदवी जालिका पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल तथा तारक काय किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? जो सेंट्रियोल होते हैं या तारक काय होते हैं वो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं ये जंतु कोशिका, जीवाणु, या फिर नीलहरी शैवाल, ये जो दोनों कोशिकाएं इनके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान ये कोशिका को विभाजित होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक किसमें पाया जाता है? नाम से पता चलता है अवर्णी लवक, जिसमें कोई वर्ण होगा ही नहीं। वर्ण का मतलब कलर, जो कि कलर बना ही नहीं सकता। तो अवर्णी लवक जो होता है वो रंगहीन पादपों में पाया जाएगा। रंगहीन पादप कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य होता है। जो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं उनका क्या कार्य होता है? पेशीय संकुचन करना, कला निर्माण करना, डीएनए अभिनिर्धारण करना, या फिर कोशिका विभाजन करना। तो जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनका कोशिका विभाजन करना कार्य होता है। हमारा एक लास्ट में क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और आप यहाँ से हमारा अगला टॉपिक चलने वाला है, और अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है ब्लड। तो अब हम ब्लड के बारे में देखेंगे। ब्लड ना करके हम सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, एक मिनट रुकिएगा। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? जो मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान है वो कहाँ होता है? श्वास नली में होता है, ब्रांकिया में, या एल्वियोलर में, या फिर स्वरयंत्र? तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो हमारे एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जो ह्यूमन लंग्स होते हैं उनकी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो उसका आंसर रहने वाला हमारा
एल्वियोली। एल्वियोली जो होती हैं वो फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो श्वसन होता है हमारी बॉडी, हम करते हैं श्वसन, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका जो कार्य होता है वो मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका भोजन को पचाना, ऑक्सीजन प्राप्त करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, या फिर रक्त बनाना, या हार्मोन्स बनाना। तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो इसका आंसर रहने वाला है सेकंड, ऑक्सीजन प्राप्त करना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक कौन सा है? तो आंसर रहने वाला है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन वर्णक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वास नली को क्या कहते हैं? जो श्वास नली होती है उसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रेंकियोल, एल्वियोली। तो श्वास नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। आंसर जो रहेगा वो ट्रेकिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग। जो श्वसन की दर को नियंत्रित करता है, तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का जो भाग होता है वो कौन सा? तो वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? जो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास लेने की प्रक्रिया कहलाती है, जो सांस लेने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? उच्छ्वास, प्रेरणा, विसरण, किण्वन। तो आंसर हमारा रहने वाला है उच्छ्वास। जिसमें हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं उसे उच्छ्वास कहते हैं, लेकिन जिसमें बाहर की छोड़ते हैं उसे निश्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वास के समय डायफ्राम कैसा होता है? जो उच्छ्वास होता है इसके समय डायफ्राम जो होता है वो फैल जाता है। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम फैलता है और हवा अंदर भरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अधिकांश परिवहन जो होता है बॉडी में आदान प्रदान होता है वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? जो दायां फेफड़ा हमारा होता है उसमें कितने लोब होते हैं? तो उसमें 3 लोब होते हैं। बाएं में 2 होते हैं और दाएं में 3 लोब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो बाएं में 2 लोब होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति में कितना होता है? तो वयस्क व्यक्ति में जो सामान्य श्वसन दर होता है वो यहाँ पर 12 से 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 से 15 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? जो आवाज़ उत्पन्न करता है, हम बोलते हैं जब जब हम किसी बात को कहते हैं तो हमारे गले से देखते हैं कि आवाज़ निकलती है, तो वो आवाज़ उत्पन्न करने के लिए हमारी बॉडी में एक अंग पाया जाता है, तो उस अंग को क्या कहते हैं? तो आंसर रहने वाला हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है वो आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढलने वाली या ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है ये प्लूरा कहलाती है। पेरिकार्डियम जो है वो हृदय को ढकने वाली झिल्ली है, लेकिन फेफड़ों को ढकने के लिए प्लूरा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? जो श्वसन हमारी बॉडी में होता है उसके समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो आंसर इसका जो रहने वाला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होता है? जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कहाँ पर होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडी में या फिर लाइसोसोम में। तो कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली की दीवारें कैसी होती हैं? जो एल्वियोली होती है उसकी दीवारें कैसी होती हैं? तो ये 2 कोशिकीय मोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य श्वास में कौन सी मांसपेशी प्रमुख भूमिका निभाती है? जो सामान्य सांस लेते हैं तो ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो भूमिका निभाती है? वो है डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित होती है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोग बता भी सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी दीजिएगा। और फिर यहाँ से हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है पाचन। अब हम पाचन के बारे में कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और टॉपिक वाइज करके हम एक एक सीरीज़ को अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। और मैंने जो पर्टिकुलर ब्लड के बारे में बताया, तो ब्लड के लिए मैंने एक अलग से स्पेशल क्लास करा रखी है, आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं उनका रिवीजन अभी करवा रही हूँ। और आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? तो वो
मुख से शुरू होती है। पीछे हम देख लेते हैं पहले एक बार इस डायग्राम को, कि जो मानव की पाचन क्रिया है वो देखते हैं कि मुख से शुरू होती है। एक मिनट रुकिएगा। जो मानव में पाचन की क्रिया है वो मुख से शुरू होती है। आप यहाँ पर देखें, मुख से शुरू होती हो और फिर फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स के बाद फिर आगे आकर ग्रसनी में आती है, जिसे हम ग्रासनली या ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे आगे के पार्ट्स हैं, हमारे ग्रसनी में आने के बाद या ईसोफेगस में आने के बाद जो भोजन होता है वो स्टमक में आता है। स्टमक में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि HCl पाया जाता है और पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि भोजन को पचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और उधर फिर जब भोजन हमारा आमाशय में आता है, जो पेट में आता है, जिसे हम स्टमक कहते हैं, तो स्टमक से भोजन जब आगे की तरफ बढ़ता है, छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, तो यकृत से पित्तरस और यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, जिससे पित्ताशय में आकर रुकता है। और पित्ताशय से पित्तरस और इधर पैंक्रियाज, इससे हमारे पैंक्रियाटिक जो जूस होता है, ये तीनों आकर के फूड में मिलते हैं। और फूड में मिलने के साथ साथ भोजन का पाचन होते हुए पूरी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उन तीनों भागों में भोजन का अवशोषण होता रहता है। अवशोषण होने के साथ साथ या फिर जब भोजन का अवशोषण हो जाता है पूरी तरह से, तो यह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जब जाता है तो बड़ी आंत में फिर जल का अवशोषण बचता है। आप देख सकते हैं कि जो ये क्रिया है, जी हमारी ये सारी क्रियाएं हैं, और ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा एक पाचन तंत्र होता है, जो कि जिस पूरे तंत्र को हम आहार नाल कहते हैं। उसके लिए हम आगे देखते हैं कि जो और भी भाग हैं, ये जब बड़ी आंत में जाता है तो यहाँ पर इसका ये यहाँ पर जो बड़ी आंत के नीचे छोटी सी निकली होती है, ये एक अवशेषीय अंग होती है। और बाकी जो बड़ी आंत हमारी होती है, बड़ी आंत में भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत में पूछा जाए तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में होता है। फिर वही भोजन हमारा बड़ी आंत से होते हुए एनस की तरफ चला जाता है, जिसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। फिर अपने हम क्वेश्चनों पर अब चलेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं, वो पहला क्वेश्चन था हमारा कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है, तो मुख से ही हो जाती है, क्योंकि मुख में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो हमारे एंजाइम पाए जाते हैं वो पेप्सिन, एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, या ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो जो मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है वो हमारी बॉडी में जो होता है वो एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन कहते हैं, टाइलिन मुख में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है, जो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है वो हमारी है अग्नाशय, यकृत या फिर पित्ताशय लार ग्रंथि। तो यकृत हमारी जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पित्तरस का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो पित्तरस जो हमारी बॉडी में बनता है उसका निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, और आगे जाकर वो पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है, तो मैंने बताया ना कि पित्ताशय में संग्रहित होता है, निर्माण यकृत में होता है और संग्रहित जो होता है वो पित्ताशय में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय में होता है, जो कि पेप्सिन प्रोटीन के द्वारा इसका पाचन होता है। पेप्सिन से प्रोटीन से यह पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड से जो कि पेप्सिन प्रोटीन के पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसके उपस्थिति के कारण जो प्रोटीन होती है वो पेप्टोड में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो मुख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, तो वसा का पाचन जो होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 6 मीटर। छोटी आंत की औसत लंबाई 6 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा होता है, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा पाचन अंग है वो कौन सा होता है, तो वो हमारी छोटी आंत होती है, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर या फिर 6.5 मीटर तक बोली जाती है, कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो अभी बताया कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो हमारा अग्नाशय, जो कि जिसे हम अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, उससे ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है, जो पाचन का अधिकांश भाग है वो हमारा छोटी आंत में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, जो भोजन का अवशोषण होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है, लेकिन वही जल का पूछा जाए तो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छोटी आंत में अवशोषण किस संरचना द्वारा होते हैं? तो छोटी आंत की जैसे ये पाइप नुमा संरचना होती है और इसके अंदर छोटी छोटी ऐसे बिलाई टाइप में संरचना पाई जाती है जिसे हम बिली कहते हैं और यही भोजन का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से होता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वो हमारा आमाशय में, जिसे हम HCl कहते हैं, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में दांतों की कुल संख्या वयस्क में कितनी होती? जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 20 होती है, लेकिन बच्चों में वयस्क में 32 होती है और बच्चों के अंतर्गत 20 होती है इसकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? जो पाचन तंत्र होता है उसका सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो आमाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? वसा का पाचन करने के लिए जो एंजाइम पाया जाता है वो लाइपेज एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपर किसकी परत होती है? दांतों के ऊपर जो कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और फिर हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में देखते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो अगला टॉपिक हमारा है हार्मोन्स क्वेश्चन। जो हार्मोन्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि सबसे छोटी होती है, आकार में मटर के दाने जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो इंसुलिन निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वो मधुमेह रोग हो जाता है। घेंघा जो हमारा होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। बौनापन, वृद्धि हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब बौनापन हो जाता है। और रिकेट जो हमारा है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो उसमें आयोडीन का आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स जिसे नाम से पता चलता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, जो कि वृक्क के ऊपर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनलिन हार्मोन्स को किस नाम से जाना जाता है? जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो हमारा आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? जो वृद्धि हार्मोन्स है वो हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलता है और इसकी कमी से बौनापन नामक रोग हो जाता है। अगर थायराइड ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स अधिक निकलता है तो भीमकायता नामक रोग हो जाता है, लेकिन अगर कम निकलता है तो बौनापन हो जाता है, व्यक्ति छोटा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स की कमी से होता है, तो अभी बताया विशालकायता, बौनापन। तो वृद्धि हार्मोन्स की कमी से जो होता है वो बौनापन होता है, अगर ज़्यादा होगा तो विशालकायता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है ये किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथ हार्मोन्स है किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नाम से ही पता चलता है पैराथ हार्मोन्स पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त शर्करा बढ़ाना, प्रसव में सहायता करना, पाचन करना, नींद लाना। तो जिसका आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रसव में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन किसमें अधिक पाया जाता है? जो टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुषों में पाया जाता है। अधिक की बात ही नहीं, ये पुरुषों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स किससे संबंधित? तो ये महिलाओं से संबंधित। टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों से संबंधित है, लेकिन जो हमारा एस्ट्रोजन है वो महिलाओं से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोसिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? जो थाइमोसिन है, नाम से थाइमो और थाइमस, थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का संबंध किससे होता है? जो कैल्सीटोनिन है, तो कई ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम नाम से ही कैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कैल्सीटोनिन, तो कैल्शियम का नियंत्रण करेगा। तो कैल्सीटोनिन रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सीधे किस में स्रावित होते हैं? तो हार्मोन्स जो होते हैं वो नलिकाओं में प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो यहाँ से जो हमारे होते हैं ये क्वेश्चन भी हार्मोन्स के क्लियर होते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक करके हम आपको क्लियर कराते रहेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी उठाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे प्रत्येक बच्चे को हेल्प हो सके। और अभी मैं ये पेपर हो जाने के बाद मैं आरआरबी टेक्नीशियन की वीक क्लासेस करवाऊँगी, तो आप लोग जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो उन क्लासों को भी अटेंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तो अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। अब इसके हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है, प्रजनन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो रिप्रोडक्शन है तो इसमें ये इसकी परिभाषा निकलती है कि एक जीव अपनी संततियों को निरंतर बनाए रखने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। जो जीव होते हैं अपनी संतति या फिर अपने वंश को बनाए रखने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज़ करते हैं, जिस प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं, वो प्रक्रिया जो होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो रिप्रोडक्शन का जो उद्देश्य है वो क्या होगा। तो इसका आंसर भी देखिए यहाँ से निकले, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो जीव जिस प्रक्रिया या जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। तो उसका उद्देश्य भी यही रहेगा कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। लैंगिक होता है जिसमें सिर्फ एक ही जीव अपनी नई संतति का निर्माण करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा अलैंगिक जो है उसमें दो जीव होते हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, जो दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा युग्मक बनाते हैं और युग्मक बनाने के साथ साथ एक बच्चे का या फिर एक अपनी वंश का निर्माण करते हैं। तो जो ये प्रक्रिया होती है हमारी वो भी दो प्रकार से। तो अलैंगिक जनन के कितने जनक होते हैं। तो इसमें एक ही जनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। जो ईस्ट होता है उसमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर ईस्ट इस तरह से है तो इसकी बॉडी में एक छोटा सा बनेगा और फिर ये अलग होकर एक नया जीव बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। जो अमीबा होता है इसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। ये द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। ये पूरा एक होता है, फिर ये बीच से टूटता जाता है और ये अपने आप को दो भागों में तोड़ लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निषेचन कहाँ होता है। जो मानव होता है, मानव में जो मादा होती है, मादा के अंदर निषेचन होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया किस भाग में होती है। तो वो अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका है वो है अंडाणु। शुक्राणु सबसे छोटी है और अंडाणु सबसे बड़ी जनन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। जो शुक्राणु होती है उसका निर्माण कहाँ होता है। वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, या प्रोस्टेट ग्रंथि में होती है, अंडाशय में। तो इसका आंसर रहने वाला है वृषण। शुक्राणु जो होगा वो वृषण में होगा, क्योंकि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो नर में होता है और नर के अंदर वृषण नामक संरचना पाई जाती है जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। जो मानव में जो गर्भकाल होता है, जब एक मादा जो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड वो कितना होता है। तो लगभग 9 माह या 280 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। जो शुक्राणु का निर्माण है वो हमारे वृषण में होता है, जबकि मादा में अंडाणु का निर्माण होता है वो गर्भाशय में होता है। अंडाणु का निर्माण गर्भाशय में नहीं, सॉरी, इसका आंसर जो रहने वाला है वो है अंडाशय। इसका निर्माण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। अंडाणु के द्वारा, शुक्राणु के द्वारा, या गर्भाशय, या फिर प्लेसेंटा। तो जो मानव में लिंग निर्धारण का कार्य होता है वो शुक्राणु के द्वारा होता है, क्योंकि पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। क्योंकि मादा में तो दोनों एक्स एक्स ही होते हैं और पुरुष में एक्स वाई होते हैं। तो अगर एक्स एक्स से फर्टिलाइज करेगा तो दो एक्स एक्स बनेंगे तो ये पुत्री बन जाएगी। लेकिन अगर पुरुष का वाई वाला एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई का निर्माण होता है, जो कि एक लड़के का गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। तो मानव लिंग में जो निर्धारण होता है वो शुक्राणु द्वारा होता है। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका कहलाती है। जो निषेचन के बाद पहली कोशिका बनती है वो क्या कहलाती है। तो वो युग्मनज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर मानव में गुणसूत्रों की बात होती है तो संख्या पूछी गई तो ये 46 होती है। लेकिन अगर पेयर में पूछा जाए, अगर इसे जोड़ी में पूछा जाए तो ये 23 जोड़ी होती है। 23 दूना, अगर 2 से गुणा करते हैं हम इसे तो 46 हो जाती है। इसकी संख्या 46 होती है, लेकिन जोड़ी में 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र पुरुष का निर्धारण करता है? तो वायु गुणसूत्र पुरुष का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी में प्लेसेंटा का कार्य होता है वो क्या होता है? तो ये एक फीटस को या फिर एक बच्चे को पोषक तत्व या ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म कितने दिन का होता है? जो महिलाओं में पीरियड्स होते हैं वो कितने दिनों पर होते हैं? तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 दिनों में, ये पर्टिकुलर 28 दिन में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को माँ से जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है? जो एक भ्रूण को माता से जोड़ती है वो संरचना कौन सी होती है? नाल, गर्भनाल या फिर अंडाशय या सर्विक्स? जो इसकी संरचना होती है वो हमारी होती है नाल, जो कि प्लेसेंटा से जोड़ती है। एक मिनट, प्लेसेंटा से जोड़ती है, बच्चे को प्लेसेंटा से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? जो ह्यूमन होता है उसमें कितने जोड़ी में, अभी मैंने बताया भी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, लेकिन जोड़े में कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और फिर हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, चलो उसके बारे में देखते हैं। तो अब है टिश्यू टॉपिक हमारा। अब टिश्यू के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत टिश्यू का या फिर ऊतक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभजोतक ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो विभजोतक विभजोतक ऊतक होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन बनाना, वृद्धि करना, जल परिवहन या फिर संरक्षण। तो विभजोतक ऊतक नाम से पता चलता है कि ये विभाजन करने वाला ऊतक है। तो जब विभाजन करेगा तो जाहिर सी बात, कोई भी चीज़ अगर विभाजित होती है तो वो वृद्धि करेगी। तो यहाँ इसके नाम से पता चलता है कि विभजोतक ऊतक जो होता है वो वृद्धि करना का कार्य, इसका जो कार्य होता है वो वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष विभजोतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? जो शीर्ष विभजोतक ऊतक होता है, नाम देखिए आपके शीर्ष विभजोतक ऊतक। आप लोग अगर थोड़ा सा भाई कॉमन सेंस लगाए तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जैसे इसमें पूछा गया कि शीर्ष विभजोतक, तो शीर्ष मतलब होता है कि जड़ हो या फिर तना हो उसके शीर्ष पर ही पाया जाएगा। तो इसका जो कार्य है वो जड़ एवं तने के शीर्ष पर विभाजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व विभजोतक ऊतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जो होता है मोटाई, लंबाई, मोटाई, फूल बनाना, फल बनाना। तो जो पार्श्व होता है वो मोटाई बनाने के काम आता है। पेड़ जब चौड़ा होता है तो उसकी चौड़ाई बनाने के लिए पार्श्व विभजोतक ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी ऊतक किससे बने होते हैं? तो स्थायी ऊतक जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जो कि इसका आंसर जो रहेगा वो मृत कोशिका ना होकर के विभजोतक ऊतक, जब विभजोतक ऊतक एक पादप के अंदर पाए जाते हैं, जब वो एक पादप अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेता है उसके बाद जो उसके अंदर विभजोतक ऊतक होते हैं वही उससे स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाते हैं। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जो सरल स्थायी ऊतक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सरल स्थायी ऊतक है? निम्न में से जो सरल स्थायी ऊतक है वो कौन सा है? तो जो इसमें आंसर रहेगा वो, ये क्वेश्चन गलत है, आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये गलत है। सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत हमारे जो आते हैं, नहीं है, सही है, क्वेश्चन सही है, मैंने देखा नहीं। सरल स्थायी ऊतक पूछा गया है तो इसका आंसर रहने वाला है पैरेन्काइमा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम जो है ये जटिल स्थायी ऊतक है, रक्त में संयोजी ऊतक है, और जो सरल स्थायी ऊतक वो पैरेन्काइमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य है, जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन संग्रहण करना, जल परिवहन करना, खनिज परिवहन या फिर मोटाई बढ़ाना। तो पैरेन्काइमा का कार्य है मोटाई को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेन्काइमा किसका संशोधित रूप है? जो क्लोरेन्काइमा है वो इस पैरेन्काइमा का संशोधित रूप है। क्लोरेन्काइमा ऊतक का कार्य क्या है? क्लोरेन्काइमा जो होता है वो लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का रेशा किस ऊतक का उदाहरण है? जो नारियल का रेशा होता है वो किसका उदाहरण है? तो वो क्लोरेन्काइमा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का जो मुख्य कार्य है भोजन परिवहन, जल परिवहन या फिर गैसों का आदान प्रदान या वृद्धि। तो जो इसका कार्य है वो है जाइलम। जाइलम से जैसे शब्द से निकलता है जल, तो यह जल एवं खनिज पदार्थों का जो है परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम से फूड निकल कर आता है तो इसका कार्य है भोजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जाइलम व फ्लोएम किस ऊतक के उदाहरण? तो ये जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है? तो जाइलम का जो मृत भाग होता है वो हमारी जाइलम पैरेन्काइमा है, या फिर स्थायी ऊतक या चलनी नलिकाएं हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर रहने वाला है वो इस साथी कोशिकाएं होना चाहिए, और आप लोग भी देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में यांत्रिक मजबूती कौन सा ऊतक देता है? तो यांत्रिक मजबूती जो होता है वो स्क्लेरन कायमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारे पादप कोशिका के इंट होते हैं। तो अब हमारा नया टॉपिक है पादप कोशिका, पादप विज्ञान के बारे में। पादप विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम सभी के देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पौधों के में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सामान्य तौर पर जो हरे भाग होते हैं पौधे के, जड़, तना, जड़ के अंदर तो होता नहीं, जड़ तो हरी होती नहीं, तो उसके तना में या पत्ती में या जो कि पार्ट पाए जाते हैं जो ग्रीन होते हैं उन सभी में होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होता है वो पत्ती में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक जो है वो क्लोरोफिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसके दौरान जो गैस निकलती है वो हमारी ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे जो हैं वो भोजन का निर्माण जो करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जो जल का परिवहन होता है वो फ्लोएम होता है, जाइलम, कार्टेक्स या एपिडर्मिस। तो जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा था? तो वो फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट पीछे टिश्यूज में वाले पार्ट में हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर तेजी से करवा रही हूँ। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? तो वो जड़ द्वारा, रंध्र द्वारा, तना द्वारा, फूल द्वारा। तो जिसका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है? जो बीज बनाने वाला भाग होता है जड़, पत्ती, फूल, फल। तो फूल जो होते हैं उसमें बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज का अंकुरण, जो बीज का अंकुरण होता है वो अंकुरण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं? इसमें जो पदार्थ दिए होते हैं या जो क्रियाएं दी होती हैं उसमें से कौन सा आवश्यक नहीं? जल नहीं आवश्यक, ऑक्सीजन, उचित तापमान या सूर्य का प्रकाश। इसमें वैसे देखा जाए तो सारी चीज़ जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, लेकिन यहाँ पर उचित तापमान की जब बात की जाए तो ये उचित तापमान अगर थोड़ा बहुत कम है या ज़्यादा है तो भी बीज अंकुरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू क्या है? जड़, तना, पत्ती, फल। तो जो आलू होता है वो हमारे तना कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर किसका रूपांतरण है? जो गाजर होता है वो किसका रूपांतरण है या किसका रूपांतरित भाग होता है? तो गाजर भी हमारे जड़ का भाग, गाजर जो हमारी होती है तना का भाग होती हैं। जिसका आंसर रहने वाला है वो तना होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को हरा रंग किसके कारण मिलता है? जो पौधे होते हैं उनको हरा रंग किसके कारण मिलता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में भोजन मुख्य रूप से किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधे में जो भोजन का संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना जो कहलाता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण कहाँ बनते हैं? जो परागकण बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वर्तिकाग्र पर, अंडाशय में, परागकोश में या बीजांड में। तो परागकण परागकोश में बनेंगे जो कि मेल पुष्प का नर जनन तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन के बाद बीजांड किस में बदल जाते हैं? तो निषेचन के बाद जो बीजांड होते हैं वो फल में परिवर्तित हो जाते हैं, फल या फिर बीज में, फल नहीं होगा यहाँ पर, बीज होता है, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है, अंडाशय जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो जो पौधा होता है वो पिचर प्लांट जो होता है वो मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो अब यहाँ से हमारे जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो कुछ पॉइंटों को भी देख लेते हैं यहाँ से। जाइलम जो होता है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। अगर क्लोरोफिल पादप में प्रेजेंट है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। रंध्र जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन करते हैं। फूल जो होते हैं प्रजनन अंग होते हैं। जब निषेचन होता है तो अंडाशय होता है, अंडाशय से फल बनता है। अभी मैंने जो कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पर आप लोग देख लें, क्योंकि मुझे डाउट था और डाउट सही भी हो गया। जो अंडाशय से बनता है वो बीज बनेगा, सॉरी अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से बीज बनेगा। बीजांड से बीज बनेगा, अंडाशय से जो बनेगा उसका आंसर हमारा रहने वाला है फल। ये क्वेश्चन मुझे डाउट भी था और आगे आ भी गया पॉइंट, इसलिए देख लिया। अंडाशय से फल बनेगा, बीजांड से बीज बनेगा। अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और आप लोग को बार बार कहना ना पड़े, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते और करवाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये लैमार्क ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने प्रस्तुत किया। नाम से है जीन शब्द, जोहानसन ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर महोदय ने रक्त समूह की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? जो मानव होता है उसमें लिंग निर्धारण वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। मैंने पीछे एक रिप्रोडक्शन चैप्टर करवाया, उससे कुछ क्वेश्चन अनुवांशिकता वाले क्वेश्चन से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुणसूत्रों में की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जो आरएनए होता है वो न्यूक्लिक पदार्थ होता है और इसमें जो संरचना शर्करा पाई जाती है वो राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम। डीएनए का जो पूरा नाम है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम, जो कि राइबोन्यूक्लिक जब अम्ल है ये आरएनए का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या कोशिका द्रव्य या राइबोसोम। तो गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जो मैं बोल रही हूँ इन पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ इन पॉइंटों से बन जाए, और बाकी जो मुझे लगा मैंने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर प्रयोग किए थे? जो मेंडल थे उन्होंने अपने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मटर ना होकर के मीठी मटर करके भी आ जाएगा क्वेश्चन में। अगर मीठी मटर बोल दिया जाए तभी वो आप लोग मीठी मटर को लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएंगे, एक मीठी मटर, एक बगीचे की मटर। तो आप लोग मीठी मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए लगाइएगा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? जो अनुवांशिकी होती है, जेनेटिक्स होती है, उसके जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेंडल महोदय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ क्या है? जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, वसा है। तो डीएनए जो होता है हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास का मुख्य कारण क्या है? जो जैव विकास है इसका मुख्य कारण जो है प्राकृतिक वर्ण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन। तो इसका कार्य है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो मेंडल का प्रथम नियम है वो प्रभुत्व का नियम या फिर प्रभाविता का नियम। मानव में एक्स वाई गुणसूत्र किसका संकेत है? तो ये पुरुष का संकेत है। एक्स जो होते हैं वो महिला में पाए जाते हैं, एक्स वाई पुरुषों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी? तो डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना है वो वाटसन एवं क्रिक महोदय ने दी। और परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? जो उत्परिवर्तन जिसे म्यूटेशन कहते हैं, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये डीब्रिज ने प्रस्तुत किया है। जो इनका पूरा नाम है वो हुगो डीब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? अर्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क ने दिया। योगितम की उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो ये योगितम की उत्तरजीविता ये सस्पेंसर से है, जिन्होंने इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। यहाँ से आनुवंशिकता के क्वेश्चंस एंड होते हैं और हम देखते हैं अपने उत्सर्जन के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है हमारी किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो वृक्क की संख्या है वो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की क्रियात्मक इकाई, जबकि न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो मूत्रवाहिनी में होता है, या फिर मूत्रवाहिनी में उसे मार्ग होता है, लेकिन जब इसका निर्माण होता है वो नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन जो होती है वृक्क की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन कैप्सूल किसका भाग होता है? तो बोमेन कैप्सूल जो है वो नेफ्रॉन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पाया जाता है? जो ह्यूमन मूत्र होता है, जो मानव मूत्र होता है, इसमें कौन सा अपशिष्ट पदार्थ होता है? तो यूरिया होता है, जिसे हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो वृक्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक कौन सी नली ले जाती है? तो ये मूत्रवाहिनी ले जाती है, या मूत्र नलिका भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्राशय का क्या कार्य है? तो मूत्राशय का जो कार्य है मूत्र को संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्क का जो मुख्य कार्य होगा रक्त शुद्ध करना, भोजन पचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, या फिर हार्मोन्स बनाना। तो जो वृक्क का कार्य है वो रक्त को शुद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो अतिरिक्त जल का जो उत्सर्जन होता है वो यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, हृदय द्वारा, या फिर मस्तिष्क द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा वृक्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? जो पसीना होता है वो किस अंग द्वारा निकलता है? तो वो त्वचा द्वारा निकलता है, जो कि हमारा एक एक्सटरी ऑर्गन है, या फिर उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस अंग से होता है? जो अंग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वो फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त का निस्यंदन करती है? तो नेफ्रॉन का हेन्ने लूप, बोमेन कैप्सूल, या फिर ग्लोमुलर या संग्रह नलिका, मूत्रवाहिनी। जो निस्यंदन करता है वो बोमेन कैप्सूल एवं ग्लोमेरुल करता है। सामान्य मानव मूत्र का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का कारण है? तो ये मधुमेह का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस किस अंग के खराब होने से होता है? डायलिसिस जो होता है हमारे वृक्क के खराब होने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? जो कृत्रिम वृक्क है वो डायलाइजर को कहा जाता है, जो कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो कृत्रिम लगाते हैं, ऊपर से अलग से लगाते हैं, उसे ही हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारे जो इसके क्वेश्चंस हैं उत्सर्जन के वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा पर्यावरण। पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पर्यावरण क्या है? जो पर्यावरण है तो यह केवल पर्यावरण केवल वायु है, केवल जल है, या जैविक अजैविक घटकों का समूह है, या केवल मिट्टी है? तो जिसका आंसर रहने वाला है वो थर्ड आंसर रहने वाला सी नंबर, जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? जो पर्यावरण में जैविक घटक होते हैं वो जल, वायु, पौधे, मिट्टी। जैविक घटक जो है वो पौधे होते हैं जो जीवित होते हैं। नाम से जैविक जो जीवित होते हैं, अजैविक जो जीवित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में हमारा जल आ जाएगा, जो कि जीवित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस गैस से बनी हुई होती है? तो O3 गैस जो होती है वो हमारी ओजोन परत का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो अम्ल वर्षा पाई जाती है उसका मुख्य कारण क्या है? CO2, SO2 या NO2, O2 या फिर H2O होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वन संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम जिम कार्बेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जो जैव विविधता होती है उसका अर्थ क्या होता है? पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जो केवल वाले आंसर होते हैं ये अक्सर गलत ही हो जाते हैं। तो केवल पौधों की विविधता, केवल पशुओं की विविधता, या केवल सूक्ष्म जीवों की? तो आंसर जो इसका रहने वाला है वो सी नंबर रहने वाला है, जीवों की विविधता। जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी के अंदर जितनी भी विविधताएं हैं उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जो वन महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीएफसी गैस का मुख्य प्रभाव क्या है? जो सीएफसी गैस होती है इसका मुख्य प्रभाव क्या है? तो ओजोन परत का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसका परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित? जो रेड डाटा बुक है ये विलुप्त जीवों से संबंधित होता है, जो विलुप्त होने वाले जीव हैं। जैसे कि हमारा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विलुप्तता के कगार पर हैं कि उनकी प्रजाति जो है वो पृथ्वी पर से नष्ट होने वाली ही है, और कुछ होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं। जो जीवित हैं उनका पूरा एक डाटा कंप्लीट करना या उनका पूरा एक डाटा रखना, वो एक रेड डाटा बुक है के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से जीव हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, कौन से कम हैं या कौन से संकटग्रस्त हैं। तो इन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए विलुप्त प्रजातियां जो होती हैं जीवों को के बारे में जानने के लिए रेड डाटा बुक में इनका नाम अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या? औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं वो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लागू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नवीकरण ऊर्जा स्रोत कौन सी? जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की इकाई, ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो उसकी इकाई क्या है या उसे किस पैरामीटर से नापा जाता है? तो वो डेसिमल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू होता है? तो ये 1986 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस जो है वो पर्यावरण संरक्षण संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था जो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे डाउट है, दोनों क्वेश्चन शायद सेम है इसलिए मैं देखना चाहती हूँ। भारत में कब लागू हुआ? 1986 में। तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन इसके एंड होते हैं, कुछ पॉइंटों को और भी देख लेते हैं। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1976 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन इन पॉइंटों से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा टॉपिक रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके भी हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर होता है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो मेंडुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो संतुलन बनाने का कार्य सेरिबेलम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये थायरॉक्सिन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये टॉपिक्स होते हैं ये कुछ थोड़ा बहुत कंबाइन होते हैं, जैसे हार्मोन्स का, पाचन का, या फिर ये जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत ये क्वेश्चंस हैं ये कुछ सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन्स की किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि के लिए मुख्य हार्मोन्स कौन सा है? तो जो पौधों में वृद्धि के लिए वो ऑक्सिन है। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स में संदेश किस रूप में प्रवाहित होता है? तो विद्युत आवेग के रूप में प्रवाहित होता है। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? जो कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं वो टोटल 10 जोड़ी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 33 होती है। नेक्स्ट, पैराथायराइड हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट, मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? डेंड्राइट, कोशिका द्रव्य, अक्षतंतु या केंद्रक। तो इसका जो सबसे लंबा भाग कहलाता है वो एक्सॉन कहलाता है जिसे हम अक्षतंतु कहते हैं।
पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की प्रक्रिया प्रकाशानुवर्तन। हृदय की धड़कन एवं श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो ये जो होता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। यहाँ से हमारा ये कोई टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कुछ पॉइंट्स उसी के मेरे यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, तो हम अब अगले पॉइंट पर अपने चलते हैं। अब यहाँ से हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसमें ऐसे ही देख लेंगे, क्वेश्चंस नहीं, ऐसे ही पॉइंट की वजह से। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का जो होता है वो एम्पियर होता है, ताप का जो होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, पदार्थ की मात्रा मोल होती है, कार्य जो होता है जूल होता है, शक्ति एवं सामर्थ्य की जो मात्रक होता है वो वाट होती है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चन जब आपको लगता होगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि लंबाई का मात्रक क्या है, आपको ऑप्शन दिए रहते हैं और आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो इन मात्रकों के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि पेपर देने से पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। तो इजी कुछ भी ना तो इजी होता है, ना ही कुछ भी टफ होता है। अगर आपको आता है तो वो इजी है, आपको नहीं आता है तो वो टफ है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो जीवाणु से कुछ संबंधित, मैंने जीवाणु के बारे में नहीं पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं कि जीवाणु का जो अध्ययन है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी। जीवाणु की कोशिका वृद्धि लिपिड, प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड से होती है। टिटनेस, टाइफाइड, हैजा जीवाणु जनित रोग होते हैं। ये जो रोग होते हैं ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निमोनिया जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा होता है। स्कैलरेटियम से किस सिरके का निर्माण एसिटोबैक्टर द्वारा होता है। राइजोबियम लेगुमिनेशियम जीवाणु लेगुमिनेशियई कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो कि दलहनी पौधे होते हैं। नंबर 8 पॉइंट है कि खट्टा विद्युत ये खसरा होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉइंट गलत लग रहा है। कॉलेरी नमक, जो ये कॉलेरी नामक से जीवाणु से होता है, जो खसरा होता है। खसरा जो होता है वो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा जो है विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। फिर इसके अगले पॉइंट पर चलेंगे और पहले हम देखते हैं कि जीवाणु से संबंधित अगर आप लोगों को प्रश्न देखना है तो 1-2 मिनट की वीडियो से मैंने 60 वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं। आप लोग वहाँ से जाकर इन्हें कवर कर लेंगे और बहुत कम टाइम लगेगा, जिससे कि आप इसे जल्दी कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन और रासायनिक नाम। विटामिन के बारे में भी मैंने अपनी वीडियोस में करा रखे हैं शॉर्ट वाली, वहाँ से आप लोग देखेंगे तो काफ़ी पॉइंट्स आपके वहाँ से क्लियर होंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में और कम टाइम में मैंने बहुत कुछ उसमें कवर करवाया है। तो विटामिन ए जो होता है वो उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का नियासिनमाइड, B5 का पेंटाथेनिक, B6 का पैरारिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन। इसमें जो कुछ वाले हैं जैसे विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कैल्सीफेरॉल है वो विटामिन डी का है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल व के का। इसमें से जो पूछे जाने वाले हैं वो आप लोग जो ये वाले पॉइंट्स हैं आप इन्हें देखिएगा। जो ये विटामिन ए है, विटामिन B1 है और दूसरा हमारा है विटामिन B12, C, D, E। जो ये वाले विटामिन हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना थी। ये जो बाकी क्वेश्चन बी कॉम्प्लेक्स वाले दिए हुए हैं इससे कम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु से संबंधित प्रश्न। जो विषाणु से संबंधित प्रश्न हैं वो है, विषाणु जो होता है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है। पोलियो, खसरा, चेचक विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की थी। विषाणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चिकन पॉक्स बैरिशोला विषाणु नामक द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु में केवल डीएनए होता है, इसमें केवल डीएनए पाया जाता है। इसमें आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक पदार्थ होता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। विषाणु जो होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगर विकल्प मिलता है कि सजीवों के शरीर में है तो वो जीवित की तरह कार्य करेंगे, और बॉडी से बाहर हैं तो वो निर्जीव की तरह कार्य करेंगे। एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है।
अगला पॉइंट है बायोलॉजी के जो कुछ ब्रांचेस हैं जिनके फादर्स के बारे में देखते हैं। जो बायोलॉजी के कुछ पार्ट हैं उनके वो जो फादर कहे जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वो अरस्तु कहे जाते हैं। वनस्पति के थियोफ्रस्टस, कोशिका शास्त्र विज्ञान के रॉबर्ट हुक है। और कीट शास्त्र के, ये इसका नाम मुझे पता भी नहीं है और इसमें गलत लिखा हुआ है। वर्गीकी विज्ञान कैरोलस लीनियस, कवक विज्ञान माइक ऋषि और वांशिकी के जनक जो है वो मेंडल कहे जाते हैं। उत्परिवर्तन के ह्यूगो ड्यूब्रिज, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, भारतीय कवक विज्ञान ईजे बटलर, भारतीय वनस्पति विज्ञान विलियम रॉक्सबर्ग, भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान आर मिश्रा, भारतीय बायोटॉमी के जनक जो होते हैं वो कश्यप कहलाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिनके बारे में हमने यहाँ से कवर कर लिया। और आप लोग अगर इसी वीडियो को भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने सभी टॉपिकों के बारे में क्लियर करा है। बाकी मेरा एक टॉपिक इसमें छोटा है, ब्लड का मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो ले रखा है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसे सर्च करिएगा तो वो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।